बहुत सारी गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ भी हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री योजना, ये कितनी यूज़फुल होती हैं? इससे कोई इफ़ेक्टिव होता है, ये ओके, इफ़ेक्टिव होती हैं? अगर मैं आयुष्मान भारत का जो आपने नाम लिया अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं पता आपको ये मालूम है कि नहीं मालूम, बट विश्व के अंदर ये सबसे बड़ी गवर्नमेंट स्कीम है पूरी दुनिया के अंदर। ओके। इससे बड़ी गवर्नमेंट स्कीम अभी तक कोई भी नहीं है। ओके। तो सब सफल हमें तो प्राउड फील होना चाहिए इस बात के ऊपर ठीक है ना। इस आयुष्मान भारत को या PMJAY को मोदी करके नाम से भी बोला जाता है, कई बार बुलाते हैं, ठीक है। सो ये पॉलिसी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, ठीक है ना, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं जो सरकार का जो अगेन मैं बता ना कि 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उस तरफ काम कर रही है। वो सरकार धीरे धीरे उस तरफ जा रही है। करंट सिनेरियो में पॉलिसी यूज़फुल भी है और इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ उसको थोड़ा बहुत बताने की उसके बारे में। यूज़फुल ऐसे है कि क्योंकि ये आपका एज ब्रैकेट और स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई पॉलिसी है, ठीक है, अभी करंट में, ठीक है ना। तो जो लोअर इनकम ब्रैकेट है उसको तक कुछ इंश्योरेंस पहुंचाने की, वह 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कम नहीं होता है, ठीक है ना। अब आपको ट्रीटमेंट, अब इस पॉलिसी का अगर मैं थोड़े से फीचर्स की बात करूं, जितना मेरे को जानकारी है थोड़ी बहुत इस पॉलिसी के बारे में, तो करीब 25,000 प्लस हॉस्पिटल्स हैं जो इसके ऊपर एम्पैनल हो रखे हैं अब तक, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिला के। और लगभग 15,000 से कुछ ज़्यादा ट्रीटमेंट्स और बीमारीज हैं जिसको ये अंदर कवर करते हैं, ठीक। तो स्कीम बहुत बड़ी है, बहुत बड़े स्केल के ऊपर है, मास पॉलिसी है, ठीक है ना। इट्स नॉट ईजी टू मैनेज ऑल्सो। तो नेचुरली क्योंकि बहुत पुराना भी नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं उसको लॉन्च हुए हुए, तो कोई भी जब इतना बड़ा स्केल का जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो कुछ इनिशियल टीथिंग प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, ठीक है ना। तो वो कुछ समस्याएं इसमें भी हैं। जैसे अगर आपको मालूम, अगर आपने पीछे देखा हो तो गवर्नमेंट पीछे एक ये पॉइंट उठा था जिसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी कि हॉस्पिटल के अंदर ना जो आपका यूनिफाइड बिलिंग सिस्टम होना चाहिए, कि हॉस्पिटल्स जो है ना एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए एक सा ही, मतलब एक रेंज उन्होंने दे दी कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में, से फॉर एग्जांपल 1 से 2 लाख के बीच में इस एक पर्टिकुलर एक्स ट्रीटमेंट है, एक्स ट्रीटमेंट 1 से 2 लाख के बीच में। अब कोई भी हॉस्पिटल 1 लाख से 2 लाख के बीच में ही चार्ज करेगा। अब वो चाहे वो किसी भी बड़े लेवल का हॉस्पिटल हो, ठीक है, सुपर स्पेशलिस्ट हो, या एक छोटे लेवल का हॉस्पिटल हो। अब इसके ऊपर बड़ा डिस्प्यूट हो रहा है क्योंकि बड़े हॉस्पिटल्स ये कहते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा, हमारा तो इसमें काम ही नहीं चलेगा, हम नहीं लेंगे। आयुष्मान भारत में थोड़ी सी ये समस्या आ रही है। ओके। जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो इसको डिनाई कर रहे हैं। उन्होंने एम्पैनल ही नहीं किया इस और इस ओके। स्कीम के साथ अभी तक हाँ। अपने आप को, क्योंकि वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट का रेट है जो हमें मिलेगा, हम उस रेट के अंदर ये काम, ये ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं। राइट। लेकिन बहुत सारे छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो ऑलरेडी एम्पैनल्ड है। तो यहाँ पे ये चैलेंज आता है, एक तो ये चैलेंज है, हाँ। ठीक है ना। क्योंकि अब पता लगा, मैंने आयुष्मान भारत का मेरा कार्ड बना हुआ है और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं एक बड़े हॉस्पिटल में, मेरे पास नज़दीक था, मैं फटाक से वहाँ पहुँच गया, उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ कवर ही नहीं है, या तो आप पेमेंट करो या आप ये अपना। चीज़ तो प्राइवेट पॉलिसीज़ के साथ भी होता है। बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स प्राइवेट पॉलिसीज़ को भी मना कर देते हैं कि ये हमारे हॉस्पिटल में है ही नहीं अवेलेबल। मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया, अगर आपने ध्यान से सुना, एम्पैनलमेंट। ओके। तो कोई भी स्कीम जब होती है तो उस स्कीम के साथ एम्पैनलमेंट होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए मेरी इंश्योरेंस कंपनी है और मैं हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो और तो मैं जितने भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं कंट्री के अंदर, अलग अलग सिटीज़ के अंदर, मैं उनको अप्रोच करता हूँ कि मेरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, तो मेरे कस्टमर बेस हैं, तो आप हमारे साथ एम्पैनल्ड हो जाइए। आपके यहाँ पे अगर हमारा कस्टमर आएगा तो आप उसको कैशलेस ट्रीटमेंट या उसका जो भी है, ठीक है, उसको डिनाई नहीं करेंगे। लेकिन हॉस्पिटल्स के अंदर भी अगेन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट है, बट आई वांट टू रेज इट, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर भी कहीं ना कहीं मनमानियाँ बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी हैं। अगर आप, क्योंकि एज ए जनरल पब्लिक हम लोग देखते आ रहे हैं एग्जॉर्बिटेंट रेट्स। हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले पूछेंगे मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, कहते ही वो पता लगा 1,000 की चीज़ 1,500 की हो जाती है। हाँ। ये होता है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेटेड बिल्स बनते हैं कि क्लेम मिलना है तो कस्टमर जब से जा नहीं रहा, इंश्योरेंस कंपनी ने भुगतना है, तो विच इज़ नॉट द राइट थिंग। तो इस बेसिस के ऊपर इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर भी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे कोई भी सरकारी योजना हो, पैनलमेंट और डी पैनलमेंट होता रहता है। यानी कि आज मेरी कंपनी के पैनल के ऊपर कुछ एक्स नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं,
कल को ये X-1 भी हो सकते हैं, X+1 भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई हॉस्पिटल हो सकता है जो कंपनी ब्लैकलिस्ट कर दे कि भाई हम यहाँ के क्लेम नहीं देंगे क्योंकि ये फ्रॉडुलेंट क्लेम्स है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ दिल्ली NCR के अंदर कुछ पर्टिकुलर पॉकेट ऐसे हैं, और हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर जो मुझे जानकारी है कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कुछ इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस करती ही नहीं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की बात करता हूँ, वो करती ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पे फ्रॉडुलेंट क्लेम्स बहुत आते हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना एक तो ये भी है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ी मार ये भी पड़ती है, इंश्योरेंस कंपनी को गाली देना बड़ा आसान है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि फ्रॉडुलेंट क्लेम्स इतना ज़्यादा है। अब स्कैम कंपनी के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी को तो हम कहते हैं स्कैम कर रही है, कस्टमर या कस्टमर की तरफ से स्कैम नहीं हो रहा, हॉस्पिटल्स की तरफ से स्कैम्स नहीं हो रहा, डॉक्टर्स की तरफ से स्कैम्स नहीं हो रहा, वहाँ भी हो रहे हैं स्कैम्स। फ्रॉडुलेंट क्लेम्स क्यों बन रहे हैं, फ्रॉडुलेंट बिल्स क्यों बन रहे हैं? पेशेंट एडमिट नहीं हुआ, बिल बन के क्लेम पास हो रहे हैं, कैसे? तो इंश्योरेंस कंपनी को कहीं ना कहीं तो रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, तो वो कुछ पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स को या तो ब्लैकलिस्ट कर देते हैं या कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स को ब्लैकलिस्ट करते हैं कि यहाँ का अगर वो एड्रेस आएगा हमारे पास कि ये कस्टमर इस एड्रेस पे बिलोंग करता है, वी डोंट गिव दैम इंश्योरेंस। जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको तो देना पड़ता है, बट प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के पास राइट है ना, बिकॉज दे आर टेकिंग रिस्क, तो वो मना कर सकती हैं। तो ये है, तो जब भी एज ए कस्टमर जब भी मैं कोई पॉलिसी ले रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे ये पता करना जरूरी है क्या जिस इंश्योरेंस कंपनी की मैं पॉलिसी ले रहा हूँ क्या उसके अंदर जो हॉस्पिटल्स में मैं नॉर्मली जो मैं प्रेफर करता हूँ जाना, क्या वो उसके पैनल लिस्ट पे हैं या नहीं। अगर नहीं है तो मुझे उस इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी लेनी क्यों है? सिर्फ इसलिए कि वो प्रीमियम कम चार्ज कर रहा है, सस्ती मिल रही है। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, अब ये आपके ऊपर है कि आप बार बार रोना चाहते हो या एक बार रोना चाहते हो। तो बेटर है कि एक थोड़ी अच्छी पॉलिसी ले लो, भले ही थोड़ी महंगी मिल रही हो, लेकिन आपको एज ए कस्टमर ये देखना जरूरी है क्या मेरे देखो नॉर्मली होता क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम की मोस्ट ऑफ द केसेस जरूरत कब पड़ती है कि जो मेरे घर के आसपास के हॉस्पिटल्स, मैं वहीं जाना ट्रीटमेंट पसंद करूँगा ना, ताकि मेरी फैमिली को भी इजीली अप्रोच हो, जो अटेंडेंट्स है उनके लिए। नॉर्मली यही होता है। इमरजेंसी में कहीं बाहर हूँ, कोई हो गया, वो अलग बात है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन जो होता है मेरे घर के आसपास ही किसी हॉस्पिटल में हो रहा होता है। तो क्या मेरे घर के हॉस्पिटल्स आसपास जिनमें मैं प्रेफर करता हूँ जाना, क्या वो मेरे कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के पैनल लिस्ट पे हैं? अगर हैं तो मुझे जाना चाहिए, फिर मुझे प्रीमियम के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मुझे ये देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, कवरेज क्या क्या आ रहे हैं उसके अंदर। कुछ एक्सक्लूजन्स के बारे में पता, जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, हम लोग देखते ही नहीं है पॉलिसी। एडवाइज़र ने बताया, नहीं बताया, क्या बताया, आंख बंद करके विश्वास कर लिया, पॉलिसी ले ली, पॉलिसी को उठा के देखा नहीं। देखिए तो एक्सक्लूजन्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। क्या मेरे को कोई बीमारी है, ऑलरेडी है, तो मैं डिक्लेयर करूं उसको? मैं छुपा जाता हूं कि अगर मैं नहीं बता, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया था। एक मेरे जानकार ने मुझे अप्रोच किया कि उनको अपने पिताजी का हेल्थ इंश्योरेंस कराना है। मैंने कहा ठीक है जी, करा देंगे। तो ऐसे मतलब ऐसे प्रैक्टिस मैंने पूछा, मैंने कहा ठीक है जी बताइए इस मेडिकल हिस्ट्री। नहीं, वो डॉक्टर साहब को भी पीछे दिखाया था, तो उन्होंने बोला है कि कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है, तो इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप इसलिए पॉलिसी ले रहे हो क्या? कह रहे हाँ। मैंने कहा एक बात बताऊँ आपको, मैंने कहा कैटरेक्ट 2 साल तक कवर नहीं होगा, पहली चीज़। और चूंकि आपने मुझे बता दिया है तो मैं तो उसको डिक्लेयर करूंगा ही करूंगा कि ऑलरेडी डॉक्टर ये डायग्नोस कर चुका है कैटरेक्ट है। तो मैंने कहा ये वैसे ही कवर नहीं होगा 4 साल के लिए, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में आ जाता है। लेकिन अगर पता नहीं है तो 2 साल के बाद कवर होता है, 2 साल के अंदर कवर नहीं होता। कह रहा है संजय डिक्लेयर ही मत करो। मैंने कहा आप फॉर्म में डिक्लेयर नहीं करोगे तो मैं अपनी रिपोर्ट में लगा के भेजूंगा, क्योंकि मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि कल को क्लेम आपका 200% डिनाई हो जाएगा। क्योंकि कैटरेक्ट, ये मतलब एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, ये कैटरेक्ट का एक ड्यूरेशन होता है कि डेवलप होने का कितना टाइम है। तो मेडिकली हम उसको पता लगा सकते हैं कि कितना पुराना है, ये कब डेवलप हुआ है। तो मेडिकल साइंस इज सो एडवांस, तो आज की तारीख में छुपाने वाली चीज़ें नहीं है। आज की तारीख में किसी भी बीमारी का ये पता लग सकता है इसका हिस्ट्री कितना पुराना है, तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, मुझे पता ही नहीं है, कोई सिम्टम ही नहीं, वो बात अलग है, ठीक है ना। लेकिन अगर मुझे पता है, मैं नहीं डिस्क्लोज कर रहा, अभी जो मैं सेक्शन 45 की बात कर रहा था, तो गलती कौन कर रहा है? तो हालांकि मैंने फिर उसका डिक्लेयर करवाया, ठीक है ना, मैंने उसका डिक्लेयर करवाया, उसको बोला कि अभी जस्ट डायग्नोज हुआ है ये चीज़। अल्टीमेटली फिर थोड़ा सा लोडिंग आया, पॉलिसी इशू हुआ, प्रीमियम एक्स्ट्रा लिया कंपनी ने कि ठीक है जो नॉर्मल रेट था उस रेट में थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम लेके, और उसके बाद
कंपनी ने ये बोला, उसमें साफ इंस्ट्रक्शन आ गया कि हम लोग इसको 1 साल, पहले साल में नहीं देंगे क्लेम। ओके। तो फिर मैंने उसको में कि कंपनी ये कह रही है भाई हम पहले साल में क्लेम नहीं देंगे, आप पता कर लीजिए अपने डॉक्टर से कितना टाइम वेट कर सकते हैं, क्या 1 साल का समय है, अगर रुक सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आँख चली जाए तो भैया इतना रिस्क तो नहीं ले सकते। तो उसने बात करी तो डॉक्टर ने बोला अभी 1.5 साल कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है देन गो फॉर इट। तो सेकेंड ईयर में वो क्लेम मिला उसको। ओके। अब यहाँ पे ये एडवाइस थी, कस्टमर ने मुझे बताया, अब कस्टमर नहीं बताता तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। ओके। तो वो चीज़ है। तो हमेशा अगेन मैं बार बार वही बात कहूँगा, कस्टमर की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानकारी नहीं दी जाती है, छुपाई जाती हैं, जिसकी वजह से क्लेम्स में प्रॉब्लम आती है और फिर बदनाम इंश्योरेंस इंडस्ट्री होती है। सो नहीं होना चाहिए। आप चीज़ें बताइए सारी, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कंपनी, अब इस केस में भी देखें ना, कंपनी ने थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा ही तो चार्ज किया ना, बट क्लेम दे दिया ना बाद में 1 साल के बाद। वैसे तो मनी कर देती, तो पूरा का पूरा पैसा प्रीमियम भी बेकार गया और फिर ये कहते जी ये तो प्रीमियम बेकार चला गया मेरा, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ इसका। लेकिन एक्स्ट्रा प्रीमियम देके एटलीस्ट आपने कवरेज तो ले लिया, वो ज़्यादा बेहतर है ना, या बिल्कुल ज़ीरो कवरेज होने से। तो क्लेम तो मिला। तो